हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आईएएस बनने के लिए क्या इजी ट्रिक हो सकता है। हालांकि कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों में से 100 से 150 ही आईएएस बन पाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कई बार आपने देखा होगा कि वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं जो आपके आसपास रहे होंगे और बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट थे और वो बाद में आईएएस ऑफिसर बने। कभी आपने यह विचार नहीं किया कि उनकी तैयारी किस तरह से चलती थी या उन्होंने किस तरह से तैयारी की ही जिसके चलते वो सिलेक्ट हुए। मैं अपना अनुभव भी आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से तैयारी के दरमियान हम बहुत सारी समस्याओं को झेलते रहे और उसको किस तरह से हमने सॉल्व किया था। सबसे पहले तो यह आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आप यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं या आप अपने फ्रेंड के देखा देखी या पेरेंट्स के दबाव के चलते आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी वैसी तैयारी नहीं है जिसको कि आप कभी कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी आपको लगता है कि चलो ठीक है यार इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि यदि आप पढ़ाई को बोझ समझते हैं तो बिल्कुल आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप आईएएस में कभी नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको बुक्स के साथ लगाव नहीं होगा, जब तक आप बुक्स को अच्छे से दिल से नहीं लगाएंगे, आप सफल नहीं हो सकते हैं। जब आप बुक्स को पढ़ते हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप यूपीएससी को क्लियर करने के बहुत ही नज़दीक हैं। क्योंकि जुनून का एक हद होना बहुत ज़रूरी है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि आप किसी चीज़ को पाने के लिए जुनून की हद तक चाहते हैं तो पूरी कायनात इसके लिए षड्यंत्र करती है। इसका मतलब यह है कि पूरी कायनात इसके लिए आपके लिए प्रयास करती है। यदि आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यदि किसी चीज़ को बहुत हद तक चाहा जाता है तो धीरे धीरे उसको पाने के आप करीब पहुंचते चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पाने की इच्छा, आपको सपना देखना पड़ेगा और सपना को पूरा करने के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। और जब आप प्रयास करेंगे तो सफलता 100% आपको मिलेगी। क्योंकि आप हमेशा याद रखें कि सर्वोच्चता का जो स्थान है हमेशा रिक्त रहता है। फ्रेंड्स, आप एक बात ज़रूर ध्यान देंगे कि यदि आपने 1 से 2 वर्षों की तैयारी, कठिन मेहनत आपने की तो आप यूपीएससी को क्लियर करेंगे, आईएएस बनेंगे। तो आने वाला जो आपका जीवन है, लगभग 70 से 75 साल का जो साल है जो आने वाला है, उसको आप इंजॉय करेंगे, पॉलिसी मेकिंग लेवल पे होंगे। साइंस से करोड़ों लोगों को आप कल्याण कर सकते हैं और आपको हमेशा जॉब का सेटिस्फेक्शन रहेगा। लेकिन यदि आपने आने वाले समय को गंवाया, आपने प्रिपरेशन नहीं किया और 4 से 5 साल गंवाते हुए यदि आपका एज या आपका समय सब निकल जाता है तो पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचता है और पूरी जीवन भर आप पछताते रहते हैं। तो अच्छा तो यही है कि आप 2 वर्षों की कठिन मेहनत, कठिन तैयारी कीजिए और आने वाले पूरे जीवन को बहुत ही संवारिए और हमेशा आपका जीवन जो है वो सेटिस्फेक्शन से भरा रहेगा। हमेशा आपको सेटिस्फाइड आप रहेंगे, खुशी आपको मिलती रहेगी और आप कुछ कर सकते हैं, आप राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ही मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि तन और मन दोनों का जब मिलन बुक्स के साथ होगी तो आप सफल होंगे ही होंगे और आप अच्छे रैंक के साथ सफल होंगे। इसीलिए मेरे फ्रेंड्स, आप हमेशा याद रखें कि वैसे ग्रुप आप बनाएं जो पढ़ने वालों की ग्रुप हो। गॉसिप ना करें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको गॉसिप करने के लिए पड़ी हुई है, घूमने के लिए पड़ी हुई है, एंजॉय करने के लिए पड़ी हुई है। लेकिन अगर आपने 1 से 2 वर्षों की तैयारी, कठिन मेहनत आपने की तो आने वाला समय आपका हमेशा जो है अच्छा रहेगा। आपके माता पिता भी प्राउड फील करेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। अब हम चलते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तैयारी के कौन कौन से बिंदु होते हैं उस पर हम विचार करते हैं। यह भी देखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका विज़न 5 मिनट में क्लियर हो जाता है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको 5 वर्षों के बाद भी विज़न क्लियर नहीं होते हैं और वैसे कैंडिडेट्स आने वाले समय में सफल नहीं होते हैं और ग्रुप्स के बीच उनको बाबा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ये हंसी की बात है, लेकिन हंसी की बात नहीं है दोस्तों। बाबा कहा जाता है और बाद में सबको गाइड करते नज़र आते हैं। अब ऐसे असफल लोग हमेशा जो है
असफल कैसे हुए हैं, इन सब बातों की चर्चा करती है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, जो सफल हुए हैं उनसे सफलता के बारे में आप जानें कि उनके रहस्य क्या रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आगे आपको डिस्कस करेंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके लिए क्या रूटीन होना चाहिए, कौन सी बुक लिस्ट आप बुक प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी के लिए सबसे पहले आप एक रूटीन बनाइए। रूटीन वो इस तरह से होना चाहिए कि बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्ग को अपनाना है। और मॉर्निंग में 7 o'clock से स्टार्ट करते हुए नाइट के 11:30 तक का आप एक पूरा रूटीन बना सकते हैं। रूटीन के बीच में आप बिल्कुल रेस्ट का भी समय रखें, उसमें राइटिंग का भी समय रखना है, उसमें जो भी आपके हॉबीज़ हैं उसके लिए भी 1 घंटा समय उसमें निकालना है। और बहुत ही फ्लेक्सी आप जो है प्रोग्राम बनाएं ताकि आप इजीली उसको अचीव कर सकें। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि रूटीन को 100% फॉलो किसी ने भी आज तक नहीं किया है, लेकिन रूटीन जो है आपको डिसिप्लिन बनाता है, डिसिप्लिन के लिए आगे बढ़ाता है। क्योंकि कई बार आपके मन में ऐसा लगता होगा कि चलो भाई, इस महीने से नहीं, अगले महीने की 1 तारीख से हम पढ़ना शुरू करेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि चलो आज तो मंडे है, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। और ये कभी मंडे और कभी नेक्स्ट मंथ का 1 तारीख कभी भी नहीं आता है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब से आप शुरू करते हैं तभी से शुभ समय होता है। और जब आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो सफलता के आप आधे रास्ते को तय कर लेते हैं, यानी आप तैयारी का आधा जो वे है उसको पूरा कर लेते हैं। वहीं से आपका यह मेंटल कंडीशन बन जाता है, मेंटल कैपेबिलिटी आ जाती है। तब आप कहना शुरू करते हैं आई कैन डू। जब आप आई कैन डू कहना शुरू करते हैं तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आप में आ जाती है। और बुक्स की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से आपके माइंड में जो है वो आता जाता है और वो परमानेंट मेमोरी में जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मॉर्निंग में जीएस को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जीएस में ऐसे बहुत सारे डिफ़िकल्ट चीज़ें होती है जो बिल्कुल शांत समय में पढ़ा जाना चाहिए। फ्रेश माइंड से मॉर्निंग में जो भी आपको टफ़ लगता है उसको पढ़ना चाहिए। आफ्टरनून में आप राइटिंग प्रैक्टिस करें और ऑप्शनल जो अभी आपने सेलेक्ट किया है ऑप्शनल बुक्स पढ़ना चाहिए। क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस द्वारा दोपहर का जो समय होता है वो बिल्कुल लेजीनेस का समय होता है, जब आपको थोड़ा आलस भी आ सकता है। तो आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वो समय निकलता जाएगा। इवनिंग में ज़रूर अपने दोस्तों का एक ग्रुप रखें, जहाँ पे कहीं गार्डन में या कहीं जहाँ भी आपको सहूलियत हो, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच आप डिस्कशन करें। जो भी करेंट टॉपिक्स हैं या आपका जीएस के भी टॉपिक्स हैं जिस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। मैटर ये आता है कि लॉकडाउन का समय है, अब ऐसे में आप दोस्तों से मिलेंगे कैसे। तो आप जानते हैं कि नेट के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से भी इवनिंग के टाइम में अपने दोस्तों के साथ जुड़ सकते हैं। और बहुत ही इजी तरीका है कि व्हाट्सअप वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, जिसमें कि 8 लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यमों से आप डिस्कशन जो है वो कर सकते हैं। और इस डिस्कशन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। इस तरह से आप लॉकडाउन में पढ़ाई कर सकते हैं। इसका 2 फ़ायदा है, एक तो आप पढ़ाई करते हैं, साथ में दिन भर की जो पढ़ाई से मन जो उब जाता है उसमें आप पढ़ते हुए एंजॉय करते हैं, तो फिर से आप फ्रेश फील करते हैं। तो आप बिल्कुल ही इस तरह के चीज़ों को अपनाएं। इवनिंग का समय आप मैगजीन्स को समय दे सकते हैं। और मैं यह कहूँगा कि न्यूज़पेपर मॉर्निंग के समय बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग के समय में न्यूज़पेपर पढ़ने से आप जीएस के जो बाकी पोर्शन है या फ्रेश टाइम का आप दुरुपयोग करते हैं। इवनिंग टाइम में आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उसके लिए आप 30 मिनट से 45 मिनट समय दीजिए और न्यूज़पेपर जो है इवनिंग टाइम में पढ़िए। और बिल्कुल कटिंग करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि बहुत सारी कोचिंग क्लासेज है जहाँ से आपकी उसकी पूरी की पूरी कलेक्शन मिल जाती है, इसीलिए आप उसको अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरा रूटीन बनाएं। मॉर्निंग का समय कम से कम 45 मिनट्स योगा के लिए कुछ ना कुछ रखें, ताकि आपका मन जो है बिल्कुल शांत रहे, कंसंट्रेट आप कर सकें। इवनिंग का टाइम भी आप वॉकिंग के लिए रख सकते हैं, जिसमें कि आप फ्रेंड्स के साथ वॉक करते हुए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन है, इसमें संभव नहीं है, तो आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़कर पढ़ाई करें, उस पर फोकस करें। अब आप लोगों के बीच में यह प्रश्न हमेशा रहता है कि कितने घंटे की तैयारी करनी चाहिए। मेरे फ्रेंड्स, इसके लिए कोई घंटा में नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि कई लोग जो है वो 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे बुक्स को जो है जल्दी से जल्दी वो गेन करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि गेन में प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबा समय भी लगता है।
लेकिन इतना ज़रूर होता है जिनका मन बिल्कुल बुक्स में लग जाता है उनको बहुत कम समय लगता है। लेकिन अगर आप पढ़ते हुए अगर आपका ध्यान, यदि आपका माइंड कहीं और जाता है तो आप बिल्कुल बुक्स को बंद करके आप एंटरटेनमेंट पर ध्यान दें। जब भी आप पढ़ाई करें फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, क्योंकि आपका समय भी नहीं जाएगा और आप इंजॉय भी कर सकते हैं। 3 घंटे की कम से कम राइटिंग प्रैक्टिस करें, लेकिन पीटी का जब समय हो तो प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस ज़रूर करिए। 2 से 3 घंटे, 8 घंटे की स्टडी आपकी पूरी तरह से होनी चाहिए। तो कुल मिला के 10 से 11 घंटे की आप पढ़ाई करेंगे, वह इनफ है। लेकिन बाकी समय में वैसे कोई भी आप कार्य या वैसे कोई भी कार्य में संलिप्त ना हो जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करता हो, या आपने जो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की है उस समय को, या जो आपने पढ़ाई की है उसको कहीं ना कहीं जो है वो सब कॉन्शस माइंड से परमानेंट जो आपके कॉन्शस माइंड है उसमें जाने में प्रॉब्लम करता हो, उन सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि आपको 2 साल केवल यह ध्यान रखना है, 1 से 2 साल, कि आप कोई भी ऐसी चीज़ें, गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ ना करें जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस होता हो। प्रॉब्लम्स हर इंसान के ज़िंदगी में है, कोई भी आज इंसान नहीं है जिनके साथ कोई ना कोई समस्या ना हो। लेकिन समस्याओं को साइड करें, समस्याओं को सॉल्व करें और 100% अपना समय और कंसंट्रेशन और कमिटमेंट जो है बिल्कुल आप स्टडी पे फोकस करते हुए दें। किताब को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं। बाज़ार में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं। बुक शॉप पे जाते ही आपको बहुत सारे बुक्स दिखने लगते हैं, और जब भी कोई न्यू बुक्स आता है आप सोचते हैं इसमें कुछ नई चीज़ें मिलेगी और एग्ज़ाम में सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है। आप जितना सिलेक्टिव बुक लेंगे और उन सिलेक्टिव बुक्स में से ही आप सिलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ेंगे तभी आप सफल हो सकते हैं। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ज्योग्राफी की तैयारी अगर करनी हो तो 6 से लेकर 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स, सभी बुक्स, लगभग इसमें 9 बुक्स आते हैं 6 से 12 क्लास में, उसको आपको पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी के लिए ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को ज़रूर प्रीफर करना चाहिए, और ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस स्टूडेंट्स एटलस को आप जब भी कोई बुक्स पढ़े तो एटलस के साथ पढ़ेंगे, मैप के साथ पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे और परमानेंट मेमोरी में जाने में बहुत ही इजी रहेगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही फिजिकल ज्योग्राफी के लिए रिचर्ड की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में ये 3 के अलावे आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। पॉलिटी के लिए मैं 2 बुक रेकमेंड करूँगा, एक लक्ष्मीकांत की बुक्स और दूसरी बुक्स जो है वो है PM बख्शी की बुक। PM बख्शी की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक्स है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपकी पॉलिटी की पूरी तैयारी हो जाएगी। हिस्ट्री की जहाँ तक बात है, अगेन हिस्ट्री के लिए 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स आप ज़रूर पढ़ें। साथ ही इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक बहुत अच्छी है, और फ्रीडम मूवमेंट के लिए बिपिन चंद्रा की बुक को आपको पढ़ना चाहिए। अब रही बात इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए कौन सी बुक्स लेनी है, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए शंकर IAS की बुक आती है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं यहीं से आपको मिल जाएंगे। इकोनॉमी के लिए बिल्कुल आप समझ लें कि 80-90% करंट बेस्ड होता है, लेकिन करंट को परफेक्ट करने के लिए आपका बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े, साथ ही रमेश सिंह की बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए। इसमें भी सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही 8 से 9 ही ऐसे चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम उसको बताएंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अलग अलग बुक्स से अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करेंगे। CSET के लिए आप हमेशा पूछते हैं कि किस तरह किताब का प्रेफर करना चाहिए, तो CSET के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को तो बनाना ही चाहिए। क्वेश्चन बैंक को बनाइए। साथ में BK अग्रवाल की जो मैथ और रीजनिंग है उनकी बुक्स से आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं केवल उसी चैप्टर को आप लें, क्योंकि मोटी मोटी बुक्स है, उसमें अगर आप ज़्यादा समय देंगे तो GS जो है उससे प्रभावित होगा। अब आपकी तीसरे क्वेश्चन होते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए। देखिए, नोट्स बनाना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाने से आपका समय जो है वो किल होता है। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग क्लासेस द्वारा ऐसे नोट्स दिए जाते हैं जिस नोट्स को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही मैं बोलूँगा कि उस नोट्स के साथ एक ब्लैंक पेपर ज़रूर अटैच करके उसको स्पाइरल बाइंडिंग करवाएं,
क्योंकि नोट्स को अप टू डेट करने के लिए आपका एक प्लेन पेपर हर पेज के बाद होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उसको अप टू डेट करते जाएंगे और बिल्कुल ही अप टू मार्क आपका नोट्स आपके सामने होगा। हर नोट्स के पेज के बॉटम और अपर या राइट तरफ, चारों तरफ देखेंगे थोड़ा थोड़ा भाग छूटा हुआ रहता है, वहाँ पे भी आप अप टू डेट कर सकते हैं। आप डायग्राम बना के याद करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, या पूरे पेज की दी गई इन्फॉर्मेशन को कंसाइज करके वहाँ पे आप लिख सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप बुक्स में प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, मैप पे ड्रॉ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको याद होता जाएगा और याद न होने की जो समस्या है वो इसी तरह से दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, यह ज़रूरी है कि शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि पूरे चैप्टर को एक पेज पे बहुत ही छोटे कंसाइज करके आप लिख सकते हैं, जो एग्ज़ाम के समय रिवीजन में बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। करेंट के लिए मैं फिर आपको बोलना चाहूँगा कि करेंट में द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहें, साथ ही विजन के जो 365 है उसको आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट आपके करंट जो है वो कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट जो है अगेन मैं बोलूँगा कि विजन क्लासेस की प्रैक्टिस सेट को आप करते रहें, और प्रीवियस 8 ईयर्स के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, एक आइडिया आएगा और उसको बनाते रहेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में यह ज़रूर बताऊंगा कि आपकी तैयारी जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए, और सही दिशा में तैयारी की जाएगी तो आप बिल्कुल ही सफल होंगे और अच्छे रैंक से सफल होंगे। इसीलिए आप सेलेक्टिव होकर बिल्कुल ही बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बजाय या 5 बुक को पढ़ने के बजाय एक बुक को 5 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। यह क्वेश्चन भी बार बार मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, जूनियर हैं, वो पूछते रहते हैं। तो मैं पढ़ने के जो तरीके हैं उसके बारे में बताता हूँ। आप बिल्कुल ही मॉर्निंग में जो आप पढ़ते हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, वो सोने जाने से पहले एक बार रिवीजन आप ज़रूर करें। इसका मतलब यह है कि डिनर लेने के बाद पूरी की पूरी जो समय आपको बचती है सोने जाने से पहले तक का, स्लीपिंग टाइम से पहले का समय, उसमें आप रिवीजन कर लें। हालांकि शुरू में आपको लगेगा कि समय की बर्बादी है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये अगर आप उसकी तैयारी इस तरह से करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। सेकंड, जब नेक्स्ट डे आप फिर से पढ़ने के लिए मॉर्निंग बैठते हैं तो कम से कम 30 मिनट्स आपने कल जो पढ़ा है उसकी रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन जितनी बार आप करेंगे उतना आपको जो है याद होता जाएगा। वंस अगेन आप पूरे सैटरडे तक जो आप पढ़ते हैं, मंडे से सैटरडे तक, उसको संडे को रिवीजन करें। पूरा का पूरा संडे का दिन जो है रिवीजन में ही जाना चाहिए और रिवीजन ही आप करते रहें। इससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छी होती जाएगी। और फिर से आप तीसरी बार कब रिवीजन करते हैं, जब पूरे महीने का लास्ट वीक होता है, वो 3 वीक तक जो पढ़ी गई है पूरे लास्ट वीक में आप रिवीजन करें, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप पहली बार जब पढ़ते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन लगभग 20 से 25% ही मिलती है बुक्स की, तो आपके मन में यह दुविधा होगा कि फिर बची हुई जो पोर्शन है 70-75%, उसको कैसे याद किया जाए। तो आप जब रिवीजन करते हैं तो रिट्राइवल, आपने सुना होगा, रिट्राइव करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चंस करेंगे उस बुक से तो अपने आप आपकी जो जानकारियां हैं वो बढ़ती जाएगी। सेकेंड टाइम में कुछ उसमें से और इन्फॉर्मेशन आप लेंगे, थर्ड टाइम में और इन्फॉर्मेशन लेंगे, फोर्थ टाइम में और लेंगे, और जब आप फिफ्थ पढ़ते रहेंगे एक एक पेज स्कैन होके आपके दिमाग में जा चुका होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे और हर बुक्स जो है आपके माइंड में होगा। एक और क्वेश्चन है कि जब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन पे आप क्लियर होते हैं कि ये 2 ऑप्शन नहीं होगा, और फिर फाइनल आंसर के तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। आप पढ़ाई तो किए हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, आपके नज़र से गुजरा है लेकिन आपको कहीं क्लियरिटी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, वैसे कैंडिडेट सफल नहीं होते हैं जो बहुत सारे बुक्स को पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे नोट्स को पढ़ते रहते हैं और सबको ख़त्म करने की धुन सवार रखते हैं। ख़त्म तब होती है बुक्स
जब तक आप उसको 5 टाइम्स नहीं पढ़ते हैं, और 5 टाइम्स भी बहुत हर बार दिलचस्पी के साथ और नई नई चीज़ों को समझने के साथ आप पढ़ेंगे। बुक्स में ही डायग्राम बनाएंगे, बुक्स में ही जो बॉटम में जगह होता है, राइट साइड अपर साइड में जगह होता है, उसमें अगर डायग्राम बनाएंगे उसमें, और डायग्राम को कलरफुल बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हर चीज़ आपको स्कैन होता चला जाएगा। पढ़ने का सही तरीका यह है कि फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हैं तो आप जो मार्क करते हैं, टिक करते हैं, तो ब्लू पेन से करें। सेकेंड टाइम रेड पेन से करें, तो रेड पेन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पूरे पेज की जो चीज़ें होती है उसको कंसाइज करके हमेशा बुक के टॉप पे पॉइंट वाइज रख देंगे, रिवीजन में इजी होगा और बिल्कुल ही हर बुक्स जो है आपके माइंड में होगा फ्रेंड्स, और आप सफल होंगे। साथ ही यदि आपको कोई भी क्वेश्चन माइंड में अभी भी नहीं आ रहा हो, अगर आपको लगता हो कि हमारी कोई क्वेश्चन छूट गई है या और भी कोई डाउट्स है, तो मैं सैटरडे और संडे, जब तक लॉकडाउन है, सैटरडे और संडे लाइव रहूँगा यूट्यूब के माध्यम से, और आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे वीडियो ऑडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स दे सकते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने का। ऑल द बेस्ट मेरे फ्रेंड्स। घर में रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी जमकर करते रहें, क्योंकि दुनिया का नारा जमे रहो तुम। और असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। यदि आप असफल होते आ रहे हैं, बिल्कुल निराश नहीं हो, क्योंकि सफलता और असफलता के बीच में बहुत ही कम गैप होता है, बहुत ही कम दूरियां होती है। उसको पाटने के लिए केवल और केवल फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना होता है फ्रेंड्स, और आप सफल होंगे। और यह मेरा उद्देश्य है कि वैसे सभी मध्यम वर्गीय अभ्यर्थियों को, छात्रों को मैं गाइड कर सकूं, जिनको सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन नहीं मिलता है, उनको मैं गाइड करता रहूँगा, ताकि आप सफल हो और अपने माता पिता का भी नाम ऊंचा करें, अपने बिहार का, अपने देश का नाम ऊंचा करें और देश के निर्माण में आपकी सक्रिय भागीदारी हो। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।